हेलो एवरीवन, आइए चर्चा करते हैं। 1 नवंबर के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा जो कंटेंट है वो उपस्थित है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और साथ में ही किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी कि जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम डेज के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद जो करंट न्यूज़ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और लास्ट में रिवीजन हमारे पास होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, विश्व शाकाहारी दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो शाकाहारी हैं वो किस तरीके से, या जो शाकाहार है वो किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शाकाहारी आहार को इम्पोर्टेंट देने के लिए हर साल शाकाहारी दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस, या जिसको मिर्गी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। ओके, तो नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है नवंबर के महीने में, और हर साल नवंबर के महीने में ही राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2003 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह घोषित करने का एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद से ही ये जो क्रम है इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता सप्ताह या जागरूकता माह हम कब मनाते हैं, तो नवंबर में मनाते हैं। इस बात को देखिए, विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के बीच में। ओके, ये राष्ट्रीय विजिलेंस अवेयरनेस वीक है। इसके पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि भ्रष्टाचार से बचे रहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इस विषय के साथ, इस थीम के साथ हमें सतर्कता जागरूकता दिवस सप्ताह मना रहे हैं। इसके पीछे का मोटिव ये है कि लोगों को ईमानदारी से काम करना सिखाया जाए, उनको करप्शन से दूर रहना सिखाया जाए और राष्ट्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसके प्रति उनको जरूर जरूर प्रेरित किया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हम क्या मना रहे हैं? विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ओके, अच्छा देखो, 8 राज्यों का गठन हुआ था 1 नवंबर के दिन, अलग अलग साल में, यानी कि अलग अलग ईयर में। आप देखेंगे कि 1 नवंबर के दिन ही हमारे देश में 8 राज्यों का गठन किया गया था। तो उनका जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है, उसका जो जो गठन का दिवस है वो भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। कि कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आज ही के दिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे भारत में शामिल हुए थे या उनकी पहचान बनी थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो हमारा हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो संवैधानिक अधिनियम है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति और संसद किस तरीके से काम करती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, 1 नवंबर को हमारे जो 8 भारतीय राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरला, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इनका हम फाउंडेशन डे मनाते हैं 1 नवंबर के दिन ही। आज ही के दिन जो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनको दिया गया था। यानी ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में राज्य के रूप में, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल हुए थे। वो दिन कब था? तो वो 1 नवंबर का दिन ही था। अब हम अलग अलग ईयर के बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही है, जिसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उससे अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया गया था 2014 में। ओके, इसके बाद सन 2000 में जो छत्तीसगढ़ है उसको अलग किया गया था मध्य प्रदेश से, और पंजाब से अब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा बना था। और जो केरला और कर्नाटका है उसका भी गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर को ही हुआ था। तो 1956 का जो सन है वो याद रखेंगे, वो ईयर याद रखेंगे, क्योंकि 1956 में ही आंध्र प्रदेश, हमारा जो केरला है, हमारा जो कर्नाटका है, उसका गठन किया गया था। ओके, साथ में ही पंजाब से अलग करके हरियाणा बना था 1966 में, और उसके बाद 2014 में जो हमारा तेलंगाना राज्य हमें आज अस्तित्व में दिखता है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, वो 2014 में अलग करके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य के रूप में गठित किया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं वो सारे जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, उसके बारे में। तो देखो, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद को क्या अधिकार है, कि वो किस तरीके से राज्यों को एक संवैधानिक जो संसद को अधिकार दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले
जो संसद है वो किसी भी राज्य को दो या दो से अधिक भागों में बांट सकती है, या दो राज्यों के कुछ हिस्से को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है, क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल को घटा सकती है, यानी कि जो राज्य की सीमा है उसमें बदलाव कर सकती है। अच्छा, साथ में ये भी बोला गया अनुच्छेद 3 में कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति है उसकी अनुमति लेनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही संसद ये काम कर सकती है। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति को पता होना चाहिए, उसको उसको जो है सारी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई विधेयक को पेश किया जा सकता है राज्य के निर्माण, पुनर्गठन, सीमा, जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने घटाने से संबंधित। ओके, क्लियर। तो अनुच्छेद 3 को हम याद रखेंगे, जो राज्यों से संबंधित है, और हमारे राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारे संसद को क्या अधिकार दिए गए हैं, वो सारी बातें अनुच्छेद 3 में लिखी गई हैं। देखिए, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, वो जो संविधान का भाग 8 है उसके तहत 239 से लेकर 241 तक आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि इनका पुनर्गठन कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, राज्यपाल के क्या अधिकार है, संसद क्या काम करती है। अच्छा, इसी के तहत 239 ए में जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसके बारे में सारी बातें लिखी गई हैं, राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, और संसद किस तरीके से कानून बना सकती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर, इसके बारे में चर्चा की गई है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 240 है उसके तहत जो हमारे यूटी हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, इनके लिए किस तरीके से जो हमारा राष्ट्रपति है वो इस पर शासन कर सकता है, उसके लिए नियम कानून बना सकता है, इसके बारे में चर्चा करी गई है। ओके, क्लियर। अच्छा, 241 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 241 में कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, या किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन के या उसके कामकाज को देखने के लिए बात कर सकती है। ओके, यानी कि जो हमारी संसद है वो उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है केंद्र शासित प्रदेश में, इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 241 में। ओके, और नेक्स्ट राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का भी गठन किया गया था 1 नवंबर को 1956 में ही। ओके, तो ये देखो, ये ईयर और ये दिन, ये दोनों याद रखना है, क्योंकि हमने देखा कई सारे स्टेट का जो पुनर्गठन है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, उनका 1 नवंबर को ही है 1956 में। तो 7 ऐसे स्टेजेस से राजस्थान होकर गुजरा है, उसके बाद 1 नवंबर 1956 को हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। तो देखिए, ये 7 स्टेजेस हैं जिसके तहत राजस्थान आज एक राज्य के रूप में गठित हुआ है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक पर ये सारी चीजें उपस्थित हैं आपके लिए। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो देखो, स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है, ये एक मूर्ति है किसकी, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी याद में, हमारे उप प्रधानमंत्री थे पहले, गृह मंत्री थे पहले, उनकी याद में बनाया गया था, और ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था 2018 में। ओके, 182 फीट की ये मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है, और इसको राम सुतार के द्वारा बनाया गया था। इस बात को याद रख लेंगे। इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 5वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बैलन डियोर पुरस्कार कितनी बार जीता है। तो फुटबॉलर लियोनेल मेसी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने बैलन डियोर पुरस्कार 8वीं बार जीता है। ओके, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि लियोनेल मेसी ने 2009, 10, 11, 12, 15, 19 और 21 में बैलन डियोर पुरस्कार जीता था, और 2023 में भी ये प्राइज इन्होंने जीता हुआ है। इसके अलावा वो महिला फुटबॉलर जिन्होंने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है, उनका नाम क्या है, तो एतेना बोनमाटी नाम है, स्पेन से बिलोंग करती हैं। देखो, ये जो अवार्ड है, स्पेशली जो फुटबॉल क्लब होते हैं, ये सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये अवार्ड इंडिविजुअल किसी फुटबॉलर को दिया जाता है, और दोनों श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कि महिला श्रेणी में भी और पुरुष श्रेणी में भी। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, 2018 में बैलन डियोर देने की परंपरा शुरू करी गई थी, और उसके बाद 2020 में जो हमारी कोविड 19 का जो टाइम पीरियड आया था, उसमें ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। महिलाओं के लिए 2018 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत पहले से दिया जा रहा है। इस बात को याद रख लेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गेम्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं गोवा के पणजी में।
किस नंबर का एडिशन है ये? तो 37th नंबर का एडिशन है। तो डेली कुछ ना कुछ न्यूज इससे रिलेटेड होगी। तो आज के न्यूज में है कि जो 100 मीटर बाधा दौड़ है उसमें ज्योति यारा जी ने कौन सा जो मेडल है वो जीता है। तो इसमें ज्योति यारा जी के द्वारा जो मेडल जीता गया है वो है गोल्ड मेडल। याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट चर्चा करेंगे एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में जो दक्षिणी कोरिया में हो रही थी। इसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसमें जाहिद हुसैन है जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एशियाई जो निशानेबाजी चैंपियनशिप है इसमें सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ये जो इवेंट है ये किसने जीता है? तो ये इवेंट जीता है कजाकिस्तान की मैलिनोवस्की कॉन्स्टेंटिन ने। ओके, क्लियर। अच्छा, कहाँ पर हो रहा है? तो दक्षिणी कोरिया में ये चैंपियनशिप हुई है, इस बात को याद रख लेंगे। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में इन्होंने ये जीत हासिल करी है। भारत के पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है मशरूम। तो भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां पर मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई है। अच्छा, किसके द्वारा खोजी गई है? तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक शोधकर्ता है जिनका नाम है सी के प्रदीप और पी के नैना, इनके द्वारा ये जो खोज है वो करी गई है। और कहाँ पर करी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान है केरला में। तो इसका जो इसी का जो परिसर है वहीं पर जो पश्चिमी घाट है वहीं पर एक नई प्रजाति जो मशरूम की है उसकी खोज करी गई है जिसका नाम है कैंडोलेमाइसिस अल्बोस्कोवामोसिस। ओके, और नेक्स्ट बात करेंगे सिंगूर संयंत्र विवाद में टाटा मोटर्स को कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा? देखो, सिंगूर विवाद काफी ज्यादा फेमस विवाद है क्योंकि ये कहाँ पर है, कहाँ से रिलेट करता है? पश्चिम बंगाल से रिलेट करता है ये। टाटा मोटर्स और वहां पे जो ममता बनर्जी की जो सरकार थी, या सॉरी ममता बनर्जी की सरकार नहीं, जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भूमि अधिग्रहण को लेकर। टाटा मोटर्स क्या करना चाहती थी? वहां पर जो नैनो कार बनाने का प्लांट लगाना चाहती थी जो 1 लाख रुपए जिसकी प्राइस थी। और टाटा मोटर्स का ये था कि जो एक मीडियम लोग हैं, मीडियम जो लोग हैं उनके लिए भी कार की सुविधाएं दी जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर वो प्लांट लगाना चाहती थी सिंगूर में, पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहां पर विवाद होता है भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड और ये विवाद चला जाता है कोर्ट में। तो इसी के ऊपर ये बात करा गया है। तो सिंगूर संयंत्र विवाद में टाटा मोटर्स को कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा? तो इसके लिए टाटा मोटर्स को मुआवजा मिलेगा 766 करोड़ रुपए का। अच्छा, ये मुआवजा देगा कौन? तो ये मुआवजा देगा पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ये मुआवजा दिया जाएगा टाटा मोटर्स को। अच्छा, जब पश्चिम बंगाल में प्लांट बनाने की अनुमति नहीं मिली टाटा मोटर्स को तो ये कहाँ पर प्लांट बनाया इन्होंने? तो इन्होंने गुजरात में बनाया है। गुजरात में जो सांद्रण है वहां पर बनाया 2008 में। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं गिग वर्कर्स के लिए फेयर वर्क इंडेक्स में कौन टॉपर है? गिग वर्कर्स कौन होते हैं? तो गिग वर्कर्स वो होते हैं कि हमने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर किया तो जो हमें डिलीवरी देते हैं वो लोग होते हैं गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स कहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका जो आमदनी है, उनका जो वेतन है, वो कहाँ पर किस कंपनी में सबसे अच्छा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक इंडेक्स निकाला गया है, फेयर वर्क इंडेक्स। और इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी जो टॉप पर है, उसके बारे में कहा जा रहा है, शॉपिंग कंपनी। ओके, तो बिग बास्केट को सबसे ज्यादा टॉप पर रखा गया है। तो याद रखेंगे गिग वर्कर्स के लिए फेयर वर्क इंडेक्स में कौन टॉप पर कंपनी है? तो बिग बास्केट कंपनी है। अच्छा, इसके लिए जो ओला, पोर्टर, उबर, जो इनजो, अमेजन फ्लेक्स और फ्लिपकार्ट जैसे कई सारी कंपनियों को लिया गया, उनके रिकॉर्ड चेक करे गए और उसके बाद देखा गया कि सबसे ऊपर कौन है। तो बिग बास्केट है। इस बात भारत में नौसेना के लिए कितने राफेल जेट विमान खरीदा जाएगा? तो भारत में जो नौसेना है उसके लिए 26 राफेल जेट विमान खरीदा जाएगा। और इसके लिए पहले से ही टाई अप हो चुका है फ्रांस के साथ में। फ्रांस राफेल जो जेट विमान है वो फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। ओके, और जो आईएनएस विक्रांत है वहां पर इस राफेल जेट विमान को तैनात किया जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेंगे। और साथ में ये कितने बिलियन का सौदा है तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो 5.5 बिलियन यूरो का ये सौदा है। ओके, किस विश्वविद्यालय ने अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च को मंजूरी दी गई है? तो देखो, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है उसके वो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इसके लिए जो मंजूरी है वो दे दी गई है इन स्पेस ई के तहत। अच्छा, इस सैटेलाइट
देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि 6 महीने के भीतर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका नाम है SSAMUS-80। ओके। अच्छा, इस सैटेलाइट का नाम हो गया। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा करी गई थी। ये जो सैटेलाइट है ये बनाया किसके द्वारा जा रहा है? तो देखो, ये जो पूरी परियोजना है ये पूर्ति वार्ष्णेय जी हैं, उनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और डॉक्टर CS प्रभारकर जो इसरो के पूर्व निदेशक हैं वो इस परियोजना की देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, भूतपूर्व छात्र हैं, जिनका नाम है फराज अहमद, है ना। तो उनके मार्गदर्शन में ये सैटेलाइट तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में किस खिलाड़ी ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में रिकॉर्ड बनाया गया है मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा, जो रेड बुल से बिलोंग करते हैं। तो रेड बुल का नाम याद रखेंगे। और मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीत लिया, इसको याद रखेंगे। और ये मैक्स वेरस्टेपेन की किस नंबर की जीत है? तो 51 नंबर की जीत है। और फॉर्मूला 1 के इतिहास में ये चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज्यादा जो जीत है वो किसने हासिल करी है? तो वो लुइस हैमिल्टन ने हासिल करी है 103 जीत के साथ में, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो रेसर है वो कौन है? तो लुइस हैमिल्टन है 103 जीत के साथ में। चीनी पोत ने श्रीलंका के तट पर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है ना। तो कौन सा, उसका नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा चीनी पोत है जिसने श्रीलंका के तट पर अनुसंधान आरंभ कर दिया है? तो इसके लिए जो श्रीलंका है और चीन है, इसके बीच में पहले से ही जो एक अनुबंध है उस पर सिग्नेचर हुए थे, और इसका नाम है शियान 6। तो शियान 6 ने अपना अनुसंधान काम स्टार्ट कर दिया है श्रीलंका के तट पर। और इसके लिए रूहान विश्वविद्यालय और साथ में ही जो श्रीलंका का राष्ट्रीय जल संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी है, इनके बीच में टाई अप हो चुका था। जो समुद्री अनुसंधान है वो किया जाएगा सियान 6 के द्वारा, इस बात को याद रख लेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर कितनी मिसाइल इकाइयों की तैनाती करी गई है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मिसाइल है ये भारत और चीन की सीमा पर लगाई गई है, इसकी संख्या 3 है। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय वायुसेना है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, और भारत की जो वायुसैन्य क्षमता है उसका प्रदर्शन भी करना चाहता है। और जो हमारी सीमा है उसको भी ध्यान में रखते हुए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। 2018 और 19 में पहले ही रसिया के साथ 35,000 करोड़ रुपए मूल्य का एक समझौता हुआ था S-400 मिसाइल के लिए। तो S-400 मिसाइलों की खरीद करी गई, और उसके बाद इसके जो 3 मिसाइलें हैं उसको भारत और चीन की सीमा पर लगा दिया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। भारत पाकिस्तान 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में कहां पर स्मारक बनाया जाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 में ही इसकी आधारशिला रख दी गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जो शेख हसीना जी हैं उनके द्वारा। और इसके बाद इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। और ये जो स्मारक बनाया जा रहा है 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध होता है, तो मुक्ति युद्ध एक तरीके से जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से युद्ध स्टार्ट किया जाता है भारत के द्वारा। और भारत के सैनिक इसमें शहीद होते हैं, इनकी संख्या 1600 है, यानी कि 1600 जो हमारे सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो इनकी याद में बांग्लादेश के आशुगंज में जो ये स्मारक है ये बनाया जा रहा है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके। अच्छा, साथ में ही जो पाकिस्तान जब बना था तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बनाया गया था। पूर्वी पाकिस्तान 1971 के युद्ध में जब जीत हासिल हुई थी तो उसके बाद से बांग्लादेश के नाम से ये फेमस हो गया था, इस बात। देखो, पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है बांग्लादेश में युद्ध के लिए, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, और इसके तहत नरसंहार किया जाता है बांग्लादेश में। अब इसके बाद 3 दिसंबर को 1971 में ही 3 दिसंबर को जो भारतीय सैनिक हैं वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं, और भारत सरकार युद्ध में कूद जाती है। और उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध समाप्त हो जाता है। पाकिस्तान की जो सेना है वो आत्मसमर्पण कर लेती है, और बांग्लादेश के रूप में जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका नया जन्म हो जाता है। तो इस पूरे अभियान में हमारे देश के 1600 सैनिक शहीद होते हैं, जिनकी याद में ये स्मारक बनाया जा रहा है आशुगंज में, बांग्लादेश के। ओके। अच्छा, भारत में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रख लेना। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
हॉलमार्किंग क्या है? जो जब हम सोना लेते हैं तो उस पर एक निशान होता है, एक सिंबल होता है हॉलमार्क का, जो ये बताता है कि वो सोना कितना शुद्ध है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था और ये बोला था कि जितने भी दुकानें हैं सोने से संबंधित वो सब हॉलमार्क वाली होनी चाहिए। तो इसी के तहत केरला की जो सरकार है वो काम कर रही है और केरला एक ऐसा राज्य बन गया है जो हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरला के कुल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, केरल में लगभग 12,000 स्वर्ण व्यापारियों का घर है और यहाँ पर जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके तहत ये पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर्ड है। और जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि साउथ इंडिया में सोने की जो खरीदारी है या सोने का जो पहनावा है वो बहुत ज्यादा फेमस है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे हॉलमार्क। 28 अक्टूबर को 2023 को किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रख लेंगे, जो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव है ये मणिपुर का उत्सव है। हाउ चोंगबा का मतलब होता है मिलना जुलना। क्या मतलब होता है? मिलना जुलना। और ये अधिकतर सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इसमें मणिपुर के जो विभिन्न इलाके हैं, घाटियां हैं, वहां पर रहने वाले लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो वीरेंद्र सिंह है, इनका नाम याद रख लेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे निधन का, यानी महत्वपूर्ण हस्तियां जिनका निधन हो गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर शरद बरकोटोकी आपको दिख रहे हैं, जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, असम के नेता थे। इनका निधन हो गया है 81 साल की उम्र, सॉरी 86 साल की उम्र में। ओके, कहाँ पर? तो गुवाहाटी में इनका निधन हुआ है, इस बात को याद रखें। सलीमुल हक के बारे में बात करेंगे, जिनका निधन हो गया है बांग्लादेश के राजधानी ढाका में 71 साल की उम्र में। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक हैं। 2022 में जो विज्ञान पत्रिका है नेचर, उसमें उसमें इनको दुनिया के 10 शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किया गया था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक थे। बांग्लादेश और इंग्लैंड के कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया था और ब्रिटिश साम्राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इससे इनको सम्मानित भी किया गया था। ओके, अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था 30 अक्टूबर को 1909 में और हमने इनकी अभी जयंती मनाई है। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया, जिसकी थीम थी सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण। 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ओके, और 2014 में पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी, इस बात को भी याद रख लेना। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की 39वीं पुण्यतिथि हमने मनाई है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या कर दी जाती है दो जो सिख सुरक्षा कर्मी थे उनके, उन्हीं के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो तुर्की गणराज्य है उसका 100वां वर्षगांठ मनाया जाता है, जो ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर बनता है 29 अक्टूबर को। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं फटाफट। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ था? तो हमने पढ़ा था हांगझाओ के बारे में। ओके, जिसमें भारत ने कुल 111 मेडल जीते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस भारतीय स्टेट बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और साथ में USISPF ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया है? तो रिलायंस लिमिटेड की जो जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है नीता अंबानी, इनको दिया गया है, याद रख लेंगे इस बात को। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो, जो हमारा रिजर्व बैंक है RBI है, उसके पहले गवर्नर रहे हैं, इनका नाम है रघुराम राजन। ओके, तो रघुराम राजन के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करेंगे। चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख कौन है? तो चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके संस्थापक और प्रमुख हैं रामभद्राचार्य महाराज। और हमारे देश के जो हिंदू धर्म से संबंधित 4 जगत गुरु हैं उसमें से एक रामभद्राचार्य महाराज भी आते हैं। इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 महीने की उम्र में ही ये अंधे हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हुई हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद
2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद है, ये आयोजित किया गया है कजाकिस्तान के ओटार में। ओके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने अपनी ग्रे लिस्ट से किसे हटा दिया है? देखो, फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है ये क्या है? ये एक ऐसा टास्क फोर्स है जो दुनिया के देशों की लिस्टिंग करती है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को डालती है जो जो फाइनेंशियली रूप से किसी आतंकवादी संगठन या इस तरीके की गतिविधियों में लगे होते हैं, है ना। तो इसमें से ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है किसको? केमैन आइलैंड को। और साथ में किसे ऐड भी किया गया है? तो बुल्गारिया को इन्होंने ऐड भी करा है, इस बात को याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा को बढ़ा दिया है, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले ये जो थोक सीमा थी ये 15 लाख थी, 15 लाख से बढ़ाकर इसको 1 करोड़ कर दिया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के किस ट्रस्टी का निधन हो गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी रहे हैं, 1983 में इनको ट्रस्टी बनाया गया था, और इनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल, ठीक है, जिनका निधन हो गया है अभी। किस अमेरिकी कैनेडियन एक्टर का निधन हो गया है? तो जैसा कि जो हमारी एक कॉमेडी सीरियल आता था जिसका नाम था फ्रेंड्स, उसमें आपको मैथ्यू पेरी देखने को मिले थे। तो ये मैथ्यू पेरी हैं जिनका निधन हो गया है सिर्फ 54 साल की उम्र में। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, रिवीजन भी समझ लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नए जो हमारे क्वेश्चन है उनके साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और मेरा भी सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।